वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 319 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 319 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आज के दिन का दूसरा ये टेस्ट है आरओ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है, जोवियन ग्रह नहीं है? बताइए। बृहस्पति, यूरेनस, मंगल, नेपच्यून। जोवियन ग्रह जो होते हैं वो एक तरह से गैसीय प्लैनेट हैं। ठीक है, वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है उनमें, लेकिन यदि आप स्पेसशिप ले जाकर वहाँ लैंड करोगे तो धरातल नहीं है। ठीक है, ऊपर से नीचे को निकल जाओगे। अब ये जितने भी जोवियन ग्रह हैं ये कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी एक तरह से बाह्य ग्रह। वो ये वाले धरातलीय ग्रह, इन सबके ऊपर धरातल है, जैसे पृथ्वी के ऊपर, शुक्र के ऊपर, बुध के ऊपर और मंगल के ऊपर। तो जोवियन प्लैनेट नहीं है। यूरेनस एक जोवियन प्लैनेट है, बृहस्पति एक जोवियन प्लैनेट है, नेपच्यून एक जोवियन प्लैनेट है, लेकिन मार्स एक जोवियन प्लैनेट नहीं है। ठीक है, इनर बेल्ट में स्थित है ये। तो सी है इसका आंसर। देखिए, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। आईसीएआर द्वारा पंजीकृत पशुधन प्रजातियों की नस्लों में से कौन सी एक भैंस की नस्ल है? इनमें से बताइए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार निम्नलिखित पशुधन प्रजातियों में से कौन सी एक भैंस की नस्ल है? सोजत और गुजरी, ये तो बकरी की नस्ल है, राजस्थान में पाई जाती हैं। और पूर्णाथाड़ी ये एक भैंस की नस्ल है। और बाग चंबिल एक सुअर की नस्ल है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो आईसीएआर यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पशुधन प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत किया। इससे जनवरी 2023 में देसी नस्लों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 212 हो गई है। जो पूर्णाथाड़ी है वो भैंस की नस्ल है। कहाँ पाई जाती है ये? महाराष्ट्र में। सोजत बकरी है, गुजरी बकरी है और करौली बकरी है। ये कहाँ की नस्लें हैं? ये राजस्थान की हैं। और बांदा सुअर की झारखंड में पाई जाती है। और मणिपुरी काला सुअर मणिपुर में। और बाघ चंबल, ये भी सुअर की नस्ल है, ये पाई जाती है मेघालय में। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाला ज्योग्राफी का है ये। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह शीत ऋतु में आने वाली ध्रुवीय पवनों को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। यह नवीन वलित पर्वत होने के कारण भूकंप और भूस्खलन का केंद्र भी है। कौन सा इसमें सही है? हिमालय के ऊपर कई बार हमने चर्चा की है टेस्ट सीरीज में। हिमालय एक वलित पर्वत है और वलित पर्वत होने के साथ ही ये भूकंप और भूस्खलन का केंद्र है। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा वाला। और शीत ऋतु में आने वाली ध्रुवीय पवनों को भारतीय भूभाग पर आने से भी तो रोकता है ये। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को या पवनों को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। तो पहला हो गया स्टेटमेंट सही, दूसरा भी सही है। हालांकि नवीन वलित पर्वत होने के कारण हिमालय जो है भूकंप और भूस्खलन का केंद्र भी है। इसकी नदियों में अक्सर बाढ़ भी आती है। ठीक है, देखा होगा आपने, इसी साल देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कितना प्रकोप था हिमाचल प्रदेश की नदियों में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? इनमें से तांबा, चांदी, लोहा, अभ्रक। अधात्विक खनिज है यहाँ पर अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, खनिज जो है भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित प्राकृतिक पदार्थ हैं।
उनमें एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक अभिलक्षण होते हैं। उन्हें उनकी विशेषताओं और उपयोग के आधार पर धात्विक और गैर धात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज वे हैं जिनमें धातु अथवा धातु यौगिक होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना और चांदी। अधात्विक खनिज वे हैं जिनमें धातु नहीं होती, जैसे कि चूना पत्थर, कोयला, अभ्रक और जिप्सम आदि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय प्रदेश में नहीं पाई जाती? देखिए, हिमालय प्रदेश में हिमालय क्या है ऊपर, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है गुर्जर, पंगबाला, गद्दी। बद्दी नहीं है, बद्दी एक शहर है, एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, जनजातीय आबादी पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगबाला, किन्नौरी, बकरवाल, ये सभी हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, जबकि बद्दी एक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पन्ना टाइगर रिजर्व से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत प्रश्न बने। सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यही बना कि किस राज्य में स्थित है ये पन्ना टाइगर रिजर्व। देखिए, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य है और सोन नदी अभयारण्य से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पहला स्टेटमेंट सही है, मध्य प्रदेश में है ये पन्ना टाइगर रिजर्व। सोन नहीं बल्कि केन नदी अभयारण्य से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केवल पहला वाला ही सही है, जहां जहां दो है उसको हटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो स्थान की बात करें, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य है, तो पहला वाला सही हो गया। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसकी विशेषता है टेबल टॉप इसकी स्थलाकृति, और इसमें विस्तृत पठार और घाटियां शामिल हैं। सोन नदी नहीं बल्कि केन नदी इस रिजर्व से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि वहां सोन नदी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मृत क्षेत्रों यानी डेड जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मृत क्षेत्र जल निकाय का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नीचे और पास के पानी में बहुत कम या कोई ऑक्सीजन नहीं होती। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण के गर्म होने से समुद्र में मृत क्षेत्रों के विस्तार का अनुमान लगाया गया है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। डेड जोन से रिलेटेड, मृत क्षेत्रों से संबंधित, सी है इसका आंसर। मृत क्षेत्र जो है जल निकाय का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नीचे और निकट के पानी में बहुत कम या कोई ऑक्सीजन नहीं होती, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। मृत क्षेत्र अधिकतर प्राकृतिक रूप से होते हैं, मतलब नेचुरली होते हैं, लेकिन यह अन्य कारकों के साथ साथ मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक पोषक तत्व प्रदूषण के कारण हो सकता है। यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, नामीबिया के तट पर और अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध है। देखिए, हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण के गर्म होने से समुद्र में मृत क्षेत्रों यानी डेड जोन्स के विस्तार का अनुमान लगाया गया है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इस तरह के स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में भी किए जा सकते हैं, यूपी पीसीएस में भी, किसी भी स्टेट के पीसीएस में और आरओ में भी। बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम्स में। लाइकेन जो नंगी चट्टान पर भी पारिस्थितिक उत्तराधिकार शुरू करने में सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी संघ है? प्रश्न पूछने के तरीके अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन इसका उत्तर हमेशा एक जैसा रहता है, वो है शैवाल और कवक, यानी एल्गी और फंगी। बी है इसका आंसर। देखिए, लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवी संघ है। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, इसके बदले में कवक शैवाल को आश्रय और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी कितना था? 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2.8
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ये है इसका आंसर। भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है लगाना ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ पर था की जगह। देखिए वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व में 10वें स्थान पर थी, और विश्व में भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और अब यह है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान और 5वें पर है भारत। भारत की जीडीपी रैंकिंग वर्तमान मूल्यों पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये एक प्रश्न हिस्ट्री का आ गया है। संभाजी के पुत्र साहूजी ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया? सतारा, कालपी, झांसी, कोल्हापुर। झांसी तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसका उत्तर है सतारा। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये लोग भी इधर ही सक्रिय थे इस वाले क्षेत्र में। देखिए साहू जी संभाजी के पुत्र थे। 1707 में खेर नामक स्थान पर ताराबाई की सेना के साथ इनका युद्ध हुआ था, और ताराबाई की पराजय के उपरांत साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। साहू जी ने एक नया पद सेनाकर्ते का सृजन किया था और बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ये प्रश्न है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर प्रस्तुत की गई वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, लड़कियों हेतु प्राइमरी शिक्षा, मलिन बस्तियों की सफाई, हस्त उत्पादक कार्य यानी हथकरघा। इसका आंसर है डी, हस्त उत्पादक कार्य। देखिए महात्मा गांधी द्वारा 1937 में हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर प्रस्तुत की गई योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, और इनके अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्याध्ययन कराया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध और मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के कारण यह योजना असफल रही थी। 12वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल कहाँ स्थित है? यूपी में। देखिए समीक्षा इस बार पोस्ट जो निकली है आरओ की, समीक्षा अधिकारी उसमें पोस्ट है राजस्व परिषद। तो इसमें अगर आरओ आप बनोगे तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पोस्टिंग मिलेगी, और सचिवालय में तो लखनऊ में मिलेगी। फिलहाल इसका आंसर क्या है? बी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद प्रयागराज में स्थित है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। आपको पता होगा, कई बार बताया सीरीज में मैंने। इसी धारा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पॉलिटी का प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, सकते हैं? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 372। देखिए अनुच्छेद 72 में तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ये तो होगा नहीं। अनुच्छेद 352 में है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति गवर्नर की सलाह पर लगा सकते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो फिलहाल बचा यहाँ अनुच्छेद 80, तो बी ही होगा इसका आंसर, बी। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल 72 में क्या राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति
के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकते हैं राष्ट्रपति। और मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का उनको अधिकार है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति का आपातकाल है, वो कैसे होगा? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं वो। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? रेडियम, थुलियम, गैलियम, क्रोमियम। पारा है वैसे तो, लेकिन पारा तो ऑप्शन में नहीं है, तो गैलियम हो जाएगी, सी है इसका आंसर। देखिए गैलियम धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो सी है करेक्ट इसका आंसर। बाकी ऑप्शंस में दूसरे भी विकल्प थे, जैसे कि सेलेनियम, सेलेनियम था क्या? सेलेनियम तो नहीं था, चलिए सुन लीजिए फिर भी। सेलेनियम धातु का उपयोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, क्योंकि एडिशनल है ये तो। और कैडमियम का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांकीय मिश्र धातु बनाने में किया था, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन और सबसे कठोर धातु क्रोमियम को माना जाता है। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहा जाता है? गोदावरी रिवर, बराक रिवर, चंबल रिवर, माही रिवर। नेशनल वाटरवे नंबर 6 बराक नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बराक नदी भंगा से लखीपुर तक 121 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है। बराक नदी मणिपुर के सेनापति जिले में मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और भारत के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ ये भी है कि बराक नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बह रही है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ही हैं, अरुणाचल को छोड़ दो तो। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और इसी नदी पर बना है तिहाई मुख बांध। बाकी कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि भारत सरकार द्वारा 1986 में शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बनाया गया था। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग पर बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव परियोजना पर काम करता है। इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 13 शिपिंग और नेविगेशन के लिए चालू हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका मुख्यालय है नोएडा में। अगर पूछ रहे तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। वो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।